हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का वेलकम कर रहा हूं लर्निंगशर के इस प्लेटफॉर्म पर आज की इस लाइव क्लास में। तो आज हम लोग हमारे इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है ना, आपको मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इवन आगे की भी जो जर्नी है ना, उसमें ऐसा ऐसा कुछ सीखने वाले हो आप कि आपका दिमाग ऐसे हो जाएगा कि अच्छा ये बता सकते हैं हम। मतलब आप अगर इन बातों को गहराई से पढ़ने वाले हो, गहराई से समझने वाले हो, तो आपको ये तक समझ में आ जाएगा कि रॉकेट उड़ करके अर्थ से बाहर जाता है और वो अर्थ के कैसे फिर चक्कर लगाता रहता है, सैटेलाइट जो है हमारा कैसे चक्कर लगाता रहता है। बहुत कुछ आप जो है सीख सकते हो, जान सकते हो। तो आ जाओ, आज के इस सफर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर है हमारा मोशन, गति। शानदार चैप्टर है एकदम। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में? हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, वो याद है? किसान वाला, वो स्क्वायर शेप वाले फील्ड में किसान चलता है खेत में चारों चारों तरफ, वो वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक समान गति और असमान गति क्या होता है उसको समझा था कि अगर कोई चीज सेम समय में, मतलब समान समयांतराल में सेम सेम दूरी तय कर रही है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान गति। और असमान गति कि सेम समय अंतराल में सेम दूरी वस्तु तय नहीं कर रही, और इसमें काफी वेरिएशंस पॉसिबल है हमारे पास में असमान गति में। फिर था हमारे पास में गति की दर का मापन। दर से हमारा मतलब था रेट से, और रेट को हमने अच्छे से समझा था। रेट क्या होता है? रेट मतलब भाव, या जैसे एक सेकंड में कितना, एक मिनट में कितना। तो ये था गति की दर, जिसमें हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज समझी थी वो थी चाल। याद आ गया सबको? चाल के बारे में एक बार क्विक रिव्यू लेकर के आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम लोग चलेंगे वेग पर, और कुछ एक जो हमारे एनसीईआरटी की किताब में प्रश्न दे रखे हैं उनको करेंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की इस क्लास को शुरू हम लोग कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में हमने तीसरी भौतिक राशि पढ़ी, जिसका नाम था चाल। और चाल के बारे में मैं बस आपको इतना याद दिलाऊंगा अभी कि चाल का सूत्र हमारे पास में क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। वैसे आप लोगों ने इस सूत्र को, मैं श्योर हूं, गणित में 7वीं 8वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स के कितने ही क्वेश्चन आते थे कि एक ट्रेन है, अगर वो 1 घंटे में इतनी दूरी तय करती है तो उसकी चाल बताइए। तो हम फट से सूत्र रखते थे और उसकी चाल निकाल करके दे देते थे। इसके बारे में हमने कुछ कुछ चीजें और भी समझी थी, जैसे इसका मात्रक क्या होता है हमारे पास में। तो हमने कहा था इसका मात्रक है हमारे पास में, दूरी का मात्रक हो गया मान लीजिए मीटर, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, नीचे जो लिखा हुआ होता है उसको प्रति सेकंड बोलते हैं। यही रेट का मतलब है, यही उसका दर का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना चले, 1 मिनट में कितना चले, 1 घंटे में कितना चले, नीचे 1 होना चाहिए कुल मिलाकर के। और फिर इसके बाद हमने ये भी देखा था कि इसके और भी मात्रक होते हैं हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए दूरी को आप किलोमीटर में नाप रहे हो और समय को आप घंटे में नाप रहे हो, तो वो हमारे पास में मात्रक हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी। और हमने एक चीज ये भी नोटिस की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि ये एक अदिश राशि है, बोले तो स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास में दिशा नहीं होती है। दो ही चीजों की जरूरत होती है चाल के बारे में बात करने के लिए। एक चीज हो गई हमारा मात्रक, और दूसरा हो गया अंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको परिमाण भी हम लोग बोलते हैं। देखो, दो शब्द हैं हिंदी में, एक है परिणाम और एक है परिमाण। तो हम जिस परिमाण की बात कर रहे हैं वो ये वाला है, परिमाण। वह यहां पे हमें नापने के लिए चाहिए मात्रक, दोनों लिख दिए तो खैर। मैं एक दूसरा शब्द होता है हमारे पास में परिणाम। दोनों में अंतर है। ये तो होता है रिजल्ट, कि हमारा परिणाम अच्छा रहा, रिजल्ट अच्छा रहा। और ये होता है परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? मैग्नीट्यूड। जैसे हमने कहा 5 किलोग्राम आलू, तो 5 हमारे पास में क्या है? परिमाण है, परिमाण। और किलोग्राम हमारे पास में क्या है? मात्रक है। समझ में आई सबको ये वाली बात? अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमारे पास में जो चौथी भौतिक राशि है उसको हम लोगों ने नाम दिया है वेग। वेग। अब मैं आपको इसका सूत्र पहले बता देता हूं, फिर आप है ना एक बार के लिए सोचना, खुद से सोचना कि इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। खुद से सोचना, अपने आप से आनी चाहिए। तो वेग का सूत्र होता है हमारे पास में विस्थापन बटा समय। ठीक है? जैसे यहां पे क्या है? दूरी बटा समय है, और यहां पर विस्थापन बटा समय। एक शब्द का फर्क है बस। यहां पे आपने दूरी लिखा है, यहां पर आपने विस्थापन लिखा है, बस इतना सा ही फर्क है। तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने क्या लिखी थी?
समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन हो रहा है, यहां हम लोग ऐसे बोलते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर को हम चाल बोलते हैं। रेट, दूरी में परिवर्तन की रेट, रेट का मतलब यह है कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना उसकी दूरी में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग बोलते हैं। समझ में आई? क्या है वेग हमारे पास में? तो वेग की डेफिनेशन हो गई हमारे पास में विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब यहां पर एक पॉइंट हम लोग और नोटिस करेंगे कि वेग जो है ना हमारे पास में, वो एक सदिश राशि है। वो कैसे? देखो, दूरी कैसी राशि होती है, हमने पढ़ा था अदिश। दूरी खुद अदिश है, तो दूरी से जो बनने वाली राशि है चाल, वो भी अदिश। विस्थापन खुद एक सदिश राशि है, तो विस्थापन से बनने वाली जो चीज है वेग, वो भी एक सदिश राशि है। एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, अगर हम चाल का सूत्र, ये जो मैंने लिखा है, इसको इस तरह से फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें, यहां देखना सारे स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे चाल v बराबर हम लोग लिख सकते हैं s बटा टी। यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे कि v बराबर हमारे पास में मान लीजिए कि चाल है यहां पर, और s बराबर हमारे पास में दूरी है, और t बराबर तो समय है ही, उसमें तो क्या ही बताना। तो ये किसको दिखा रहा है? चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन अगर यही सूत्र हमें वेग के लिए लिखना है, तो हम पता है क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे v बराबर s बटा टी। आप बोले सर इसमें और उसमें फर्क क्या है? अरे फर्क है, देखो समझो क्या फर्क है। s के ऊपर तीर बना सकते हो, v के ऊपर तीर बना सकते हो। ऊपर तीर बनाने से क्या होता है, वो राशि सदिश होती है, मतलब ऐसी राशि, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में डायरेक्शन होती है। तो जैसे हमने कहा ये v तीर वाला v है, ऊपर तीर वाला v, तो ऊपर तीर वाला v हमारा वेग है, वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेग को हम लोग? तो वेग को बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी। तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं, वेग को इंग्लिश में आप बोलेंगे वेलोसिटी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाल को स्पीड। स्पीड तो हम काम में लेते हैं बहुत ज्यादा, और इतनी स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे हम, ऐसे बोलते ना, मतलब ज्यादा स्पीड पे नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, मैं भी नहीं चलाता। तो यहां देखिए, ये क्या है हमारे पास में? चाल है, स्पीड। तो स्पीड का सूत्र है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेग को क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सूत्र है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक सदिश राशि, और हमारे पास में वेलोसिटी क्या है? एक सदिश राशि है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर भी हमारे पास में एक आध डेफिनेशन आती है। एक डेफिनेशन बुक में ना बड़ी टेढ़ी लिखी हुई है, मैंने नोट्स में भी डाली है आपके। क्या है डेफिनेशन? कि वेग पता है क्या है असल में? वेग किसी निश्चित दिशा में चलती हुई वस्तु की गति में परिवर्तन की दर है। भारी भारी लग गया ना? मतलब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई एक सीधी 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 किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रही है, तो जो उसकी हमारे पास में चाल है ना, वही वेग है। अगर एक दिशा जुड़ गई तो उसमें, क्योंकि देखो समझना, दोनों बातों में फर्क क्या है। हम चाल में और वेग में एक नॉर्मल सा फर्क समझने की कोशिश करें। तो मैं जैसे मान लो मैं घर जा रहा हूं, तो मैं यूं गया गाड़ी पे, थोड़ा ऐसे सीधा गया, फिर थोड़ा ऐसे लेफ्ट मुड़ गया, फिर थोड़ा ऐसे राइट मुड़ गया, फिर थोड़ा ऐसे चला गया। गलियां जैसे गली में यूं मुड़े यूं मुड़े यूं मुड़े ऐसे। तो मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा मेरी स्पीड इतनी इतनी थी, क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। यूं गए, पहले यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा। तो उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं है। और स्पीड कैलकुलेट कैसे होती? टोटल डिस्टेंस जितना चले अपॉन टोटल टाइम, वो हमारे पास में स्पीड आ जाएगी, या जिसको हम चाल बोल रहे हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी भाई। वेग हमारे पास में कैसे आएगा? मेरे को यहां से मेरे घर जाना है, मैंने हेलीकॉप्टर लिया, हेलीकॉप्टर उठाया हमने, ऐसे उड़े और ऊपर आ गए एक बार, अब यहां से बोला वो रहा हमारा घर, यहां पहुंच गए। तो अब ये डायरेक्शन भी आ गई इसमें, देखो एक। और इसके विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है, वही क्या है हमारे पास में? वेग है। तो हवाई जहाज में
हेलीकॉप्टर में या जो समुद्र में जहाज चलेगा उसमें क्या काम आएगा हमारे पास में? वेग और विस्थापन, क्योंकि वहां पर दिशा भी ऐड हो जाएगी। तो कायदे से जब हम इसका एग्जाम्पल जब भी देंगे ना, तो साथ में हम लोग उसकी दिशा भी मेंशन करनी चाहिए। नहीं करते बात और है, बट करनी चाहिए। आई बात समझ में? है दोनों इस तरह से सिमिलर। मतलब अगर आप इसका भी मात्रक देखेंगे तो मात्रक वही है हमारे पास में जो उसका है, क्योंकि सूत्र भी सेम ही है। तो मात्रक में ये दूरी है हमारे पास में, ये समय है, तो वही दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। और मात्रक क्या हो सकता है? किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो सकता है। ऐसे तो खूब सारे हमारे पास में मात्रक हो सकते हैं। अब समझिएगा, एक सूत्र हमको किताब में और दिया गया है। वो सूत्र क्या है? माना किसी वस्तु का वेग अब समझिएगा मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा माना कोई वस्तु है हमारे पास में, उसका वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो एक वस्तु है सीधी दिशा में चल रही है, ऐसे एक सीधी स्ट्रेट में, तभी हम वेग बोलेंगे पहली बात तो। फिर हम कह रहे हैं उसका एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है का क्या मतलब है? जैसे मान लो पहले वो वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से, स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। फिर मान लो चलते 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, 12 हो जाती है। फिर मान लो चलते चलते उसकी 14 हो जाती है सेम टाइम में। फिर चलते चलते 16 हो जाती है, 18 हो जाती है, दो 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 से मान लो बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी। तो एक समान रूप से बढ़ रही है ना वेलोसिटी, यूं बढ़ रही है। अब ऐसे केस में आपसे कोई पूछे उस वस्तु की वेलोसिटी कितनी है, तो आप तो ऐसे खोपड़ी पकड़ लेंगे, कौन सी वाली बताएं? एंड वाली बताऊं, शुरू वाली बताऊं कि बीच वाली बताऊं? बताओ। आई बात समझ में? जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पास में जो भी ऑब्जेक्ट है मान लो, है ना, उसका वेलोसिटी विद टाइम चेंज हो रहा है, तो t बराबर 0 है तो उसकी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा मान लो। अगले 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है। फिर ऐसे करते करते हमारे पास में लेट्स से 6 मीटर प्रति सेकंड है 15 सेकंड पे। ऐसे मान लो 20 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 25 सेकंड पर हमारे पास में कितनी हो जाएगी? अच्छा 5 के बाद 15 कर दिया क्या मैंने? 5 के बाद 10 करना है स्टूडेंट्स, सॉरी, इसको 10 करो ना, 10 करो उसको। तो ये मान लीजिए हमारे पास में 10 हो गया हमारे पास में सेकंड्स। तो 5-5 सेकंड पर दो 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 बढ़ती जा रही है। 15 सेकंड पे 8 हो जाएगी, 20 सेकंड पर 10 हो जाएगी, 25 सेकंड पर 12 हो जाएगी। तो एक मैंने लिख दिया, चलो मान लो 25 सेकंड बाद इसका है जो 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया। अब मेरे से किसी ने पूछा कि यार इस चीज की ना वेलोसिटी बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं 2 बोलूंगा या मैं 25, ये जो लास्ट वाला 12 ये बोलूंगा? दोनों ही गड़बड़ है, क्योंकि हमेशा ना तो वो वस्तु 12 से चल रही थी और ना ही वो वस्तु 2 से चल रही थी। तो ऐसे केस में भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? एवरेज। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? तो औसत वेग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो औसत वेग को हम लोगों ने इस बुक में कैसे बोला है? VAV लिखा है हमने। और तीर बना दो, तीर बनाने से मतलब है सदिश, वेक्टर क्वांटिटी। वेग की बात हो रही है, ये अंडरस्टूड है, बुक में हो सकता है नहीं बनाया, लेकिन बड़ी क्लासेस में भी आप आओगे तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर तीर बनाएंगे अपन। और भी कुछ कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, भौतिक राशियां, जिनके ऊपर अपन तीर बना करके चलेंगे। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। बोले सर ये क्या लिख दिया आपने? तो देखो यहां पर u क्या है, यहां u है आपके पास में वस्तु का प्रारंभिक वेग, और v क्या है आपके पास में? वस्तु का अंतिम वेग। और फिर आप लिखेंगे VAV क्या है, ये भी लिख दो। VAV है आपके पास में औसत वेग। और कायदे से ये सारे ही हमारे पास में सदिश राशियां हैं, तो सबके ऊपर ही तीर बन करके आएगा। समझ गए सारे स्टूडेंट्स इस बात को? अच्छा, ये तभी एप्लीकेबल है, ये सूत्र आप तभी काम में ले सकते हो जब कोई वस्तु एक समान उसमें जो है वेग में परिवर्तन हो रहा हो, सेम टाइम पर सेम परिवर्तन, सेम टाइम पर, फिर वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, चल जाएगा।
ये बात हमें खास करके ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस वाले केस में देखो अपन कैसे समझेंगे इसको। हमने कहा आरंभिक वेग वस्तु का कितना है 2, मतलब u की वैल्यू कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना है 12, तो अंतिम वेग हम लोग लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा 12 और 2 हो गया हमारे पास में 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास में 7 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका औसत वेग है, मतलब लगभग पूरी जर्नी में जो वस्तु है ना इतने वेग से चल रही थी, क्योंकि देखो इससे पहले कम भी चल रही थी और इससे बाद इससे ज्यादा भी चल रही थी, लेकिन हम कौन सा बोले, हम ज्यादा वाला बोले कि हम कम वाला बोले, ये बात होती है। वही बात है, बस स्टैंड से बस निकली, आप बैठे थे उस बस में, आपसे कोई पूछ रहा है 3 घंटे बाद कि आपकी बस कितनी स्पीड से चल करके आई, आप उसको बोल रहे हो 60 की स्पीड से। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हमेशा 60 की स्पीड से चल रही थी? नहीं, कभी 0 से भी चल रही थी, कभी 10 से भी, कभी 15 से भी, कभी 70 से भी चल रही थी, कभी 80 से भी चल रही थी, लेकिन आप बोल रहे हो लगभग 60 की स्पीड रही। क्यों? आपने औसत बता दिया, उसको एवरेज बता दिया आप लोगों ने। आई बात समझ में? तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप अलग से अगर कहीं नोटिस करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये एक बेसिक कंसेप्ट आज हम लोगों ने सीखा है। अब मैं आपको एक खास चीज और सिखाने वाला हूं। तो देखो अब मैं आपको एक स्पेशल बात भी बताने वाला हूं, बड़ा मजा आएगा उसको समझ करके। मतलब आप आज तक जो आपने सीखा है ना, वो उस पे सवाल खड़ा होगा कि ये क्या सीख लिया हम लोगों ने। समझना, अभी हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ी हम लोगों ने चाल और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है वेग। तो इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है और वो समझने की जरूरत है कि जो चाल है ना ये हमेशा धनात्मक होगी, धनात्मक होती है हमेशा, ऑलवेज, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती चाल, हमेशा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती, धनात्मक ही होगी। अगर हम बात करें वेग की, तो वेग के साथ में ऐसा नहीं है। जो वेग है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। देखना, ये धनात्मक को शॉर्टकट में हम पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, ये नई लैंग्वेज है समझो। इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप इसको? पॉजिटिव ऐसे लिखोगे ना, तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वो वीई ले लिया पॉजिटिव और प्लस ले लिया पॉजिटिव। तो ये असल में क्या है लिखा है मैंने, ये पॉजिटिव ही लिखा है। तो चाल तो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन जो वेग है ना वो पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, मतलब नेगेटिव हो सकता है। सॉरी, ये फिर कैसे नेगेटिव कैसे होगा? समझो, इसके पास में क्या है? डायरेक्शन है। ये कैसी राशि है? सदिश है। और आपका चाल कैसी राशि है? वो अदिश राशि है। ये डायरेक्शन लेस है, इसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये तो अदिश है, इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है। अदिश का मतलब है अ मतलब नहीं, दिशा मतलब दिशा, तो दिशा नहीं है। तो यहां हम लोगों ने लिखा, जैसे मान लो हम लोग ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक्स अक्ष है इस तरफ, और इसको हम प्लस वाला मानेंगे साइड, और इस तरफ हमारे पास में मान लीजिए एक्स डैश है और इसको हम नेगेटिव साइड मानते हैं इस तरफ। तो हम लोगों ने सीखा है कि बीच में 0 0 होता है, बीच में 0 0 होता है, और इस तरफ नेगेटिव होता है और इस तरफ पॉजिटिव होता है। मैं आपको कह रहा हूं ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो महज एक डायरेक्शन ही है ना। अगर मेरी जो वस्तु है वो मान लीजिए यहां से शुरू करके इस डायरेक्शन में चलती है, यहां तक चलती है, तो मैं कहूंगा कि वो पॉजिटिव उसका वेग है, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि उसका विस्थापन पॉजिटिव है। ये अगर इस अक्ष पर मान लो मैं दूरी मान लेता हूं, टाइम में हाथ पे देखना चालू कर देता हूं कितने मिनट लगे मेरी वस्तु को यहां से यहां तक जाने में, तो यह चीज मेरे पास में पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर वही वस्तु अगर मान लो इस तरफ चलने लगेगी, तो वो क्या है? इस माइनस की डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मैं कह रहा हूं मान लो ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो इसको मैंने पूर्व बोला है, इसको पश्चिम बोला है, मैं बीच में खड़ा हूं, मैंने कहा नहीं ये पूर्व पॉजिटिव है, ये पश्चिम नेगेटिव है। तो कंसेप्ट दिशा का है। आई बात समझ में? असल में प्लस माइनस से भी क्या मतलब है? दिशा। जैसे मान लो कोई वस्तु 5 इधर गई और फिर वो 2 वापस आ गई। जैसे मान लो कोई वस्तु 5 इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, कितना गई? 5, और वो वापस अपने पीछे आ गई, कितना आ गई? लेट्स से वो 2 वापस पीछे आ गई, तो ये माइनस दिशा में आ गई। इस तरफ चलोगे तो नेगेटिव, इस तरफ चलोगे तो पॉजिटिव, तो वो नेट कितना चली? तो नेट हम लोग बोलेंगे कि 5 में से 2 चला गया तो 3 चली, वो यहीं तक ही तो चली ना असल में, ये डिस्टेंस तो 3 है, +3। थोड़ा सा गहरा कंसेप्ट है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को और बता दूं यहां पर, और वो चीज ये है कि जो हमारा वेग है वो 0 हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि भाई ये फिर कैसे?
अरे बहुत सिंपल है, आप इसका सूत्र देखें ना, अभी वेग का सूत्र क्या है हमारे पास, विस्थापन बटा समय। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु चली तो है लेकिन उसका विस्थापन 0 है? ये हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसे गोल चक्कर पे शुरू किया चलना, तो मैं यूं चल के गया, चल के घूम घूम के मैं वापस वहीं खड़ा हो गया जहां पर मैं पहले खड़ा था, तो मेरा विस्थापन तो 0 है ना। अब जब मेरा विस्थापन 0 है तो इधर सूत्र में मेरे को 0 लिखने का है। अब 0 में आप किसी का भी भाग दे दो 0 ही रहेगा, तो वेग मेरा 0 हो जाएगा। जबकि चाल के साथ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चाल जो है ना वो दूरी से बनती है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कभी भी 0 होगी नहीं। अगर मैं चल के आ गया, भले ही अपनी जगह वापस आ गया, तो भी दूरी तो चली ना मैंने। वो उस गोले का जो एक चक्कर है वृत्त का, वो तो लगाया ही है मैंने, तो वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। और दूरी अगर पॉजिटिव है तो चाल भी पॉजिटिव है। इजी है, इंटरेस्टिंग है, इजी है। बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले, अच्छा मजा आएगा आज की इस क्लास में। तो पाठ्य निहित प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 84 से, पृष्ठ संख्या नॉट प्रश्न संख्या, पेज नंबर जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें 84 है, पुरानी में थोड़ा अलग हो सकता है। पहला क्वेश्चन ही यही है, चाल और वेग में अंतर बताइए। और ये टीचर्स का भी फेवरेट क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन को 1 से 2 नंबर में आपको दे सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्या है, देखो चाल और वेग में अंतर अभी अभी हम लोगों ने देखा। अब अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अंतर बताओ, तो आप क्या करना, टेबल बना देना। एक चीज इधर लिखी, वेग इधर लिख दिया, बीच में एक लाइन खींच दी। अब इधर इसका एक पॉइंट लिखो, फिर इधर इसका एक पॉइंट लिखो, फिर इधर एक पॉइंट लिखो, फिर इधर एक, फिर इधर एक, फिर इधर, ऐसे करके। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसमें एक चीज बताऊं आपको, एक पॉइंट तो क्या होता है, चाल की डेफिनेशन लिख दो, परिभाषा लिख दो, और एक पॉइंट वेग की परिभाषा लिख दो। फिर इसके पास जैसे मान लो ये अदिश राशि है तो अदिश लिख दिया, इसके पास सदिश है तो सदिश लिख दिया। ऐसे ऐसे करके 2-3 पॉइंट जो भी बन रहे हैं उनको बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर पहला तो यही है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी या वस्तु के दूरी में परिवर्तन की जो दर है वही क्या है, चाल हो गई हमारे पास में, स्पीड हो गई। वेग के लिए क्या लिखेंगे अपन लोग, तो वेग के लिए लिखेंगे सेम इसी फॉर्मूले को, यही डेफिनेशन लिख दो, बस तय की गई दूरी के बाद आप लिख दो कि जगह पे तय किया गया विस्थापन। तो क्या है डेफिनेशन हमारे पास में, यहां पर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। अब देखो लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया, आप भी अपनी भाषा में लिख सकते हो, उससे कोई टेंशन ही नहीं है। बस आप ये ध्यान रखो कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, या ये क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी, जिसको इन्होंने क्या लिख दिया, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। मतलब लैंग्वेज थोड़ी बदल दी, सेम चीज लिख रहे हैं, लैंग्वेज पे थोड़ा खेलना है। ये आपको भी करना है, थोड़ा सा लैंग्वेज पर कमांड अपनी बनानी है, अपने को आइडिया समझ में आना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि यहां पे लैंग्वेज अलग है, इससे सर इसने तो अलग लिखा है, यहां पे तो आपने अलग लिख दिया। आप अलग लिखो, आप ऐसे लिखो कि कोई वस्तु एकांक समय में कितनी दूरी तय करती है, उसको हम उसकी चाल कहते हैं। जैसे यहां आप समझो, एक और मस्त चीज बताता हूं मैं आप लोगों को। अब यहां पर जैसे चाल लिख दिया हमने, तो चाल का सूत्र भी लिख करके दिखा सकते हो इनको आप। जैसे मान लो यहां लिख दिया मैंने कि चाल बराबर है हमारे पास में दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, और यहां पर क्या है हमारे पास में, वेग बराबर है विस्थापन बटा समय। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसको मैं शॉर्टकट में लिखूं तो मैंने आपको बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय t। देखो कभी कभी डिस्टेंस, दूरी को s से भी लिख देते हैं, कभी कभी दूरी को d से भी लिख देते हैं डिस्टेंस, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आप तो फंडामेंटल आइडिया पकड़ करके चलोगे। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इस फॉर्मूले में मैं t को 1 कर दूं, t की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाए, तो असल में दूरी ही तो वेग है ना, या दूरी ही तो चाल है ना, हमारा सेम यहां पर भी है। अगर इस समय की वैल्यू 1 हो जाए तो विस्थापन वेग के बराबर हो जाएगा, समय की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो दूरी जो है हमारी वो चाल के बराबर हो जाएगी। तो हम यही तो कह रहे हैं कि एकांक समय में, एक समय में तय की गई जो दूरी है ना वो ही चाल है। जैसे यहां पर कह रहे हैं एक समय, 1 समय, इस टाइम t को अगर 1 कर दो आप, 1 समय में तय किया गया जो विस्थापन है ना वही वेग है। एज सिंपल एज दैट। तो ये समझने के लिए बताया है मैंने आप लोगों को, यही जो फॉर्मूले में, ये इसमें डेफिनेशन में जो लिखा है ना, यही चीज लिखी हुई है। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग अलग यूज कर ली। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि वेग वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल्स टू वही s अपॉन t लिख लो, लेकिन इस पे भी तीर बना दो और इस पे भी तीर बना दो। आगे बढ़े,
नेक्स्ट पॉइंट में हमने मेंशन किया यहां पर कि यह एक अदिश राशि है, चाल के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, और वही वेग के पास में हमारे पास में एक सदिश राशि है और इसके पास में डायरेक्शन होती है। इज दिस क्लियर? बढ़िया ना। थर्ड पॉइंट देखो, चलो, चाल सदैव धनात्मक होती है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती, शून्य हो ही नहीं सकती। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसकी स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें वेग की तो वेग जीरो हो सकता है, अगर हम बात करें वेग की तो वेग नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वो मैंने समझाया अभी अभी आपको। तो इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, तीनों चीजें पॉसिबल है। अब समझना, आप बोलोगे एक एक पॉइंट में हम मात्रक भी लिख सकते हैं, मात्रक सेम है भाई, इधर भी मीटर पर सेकंड, इधर भी मीटर पर सेकंड, क्या मजा है। मतलब हमें अलग बताना होता है ना, हमें अंतर बताना होता है, हमें समानता नहीं बतानी होती। ऐसा अंतर ही पूछा है क्योंकि हमसे समानता तो पूछी भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखें, इसको 3 पॉइंट्स मेंशन करें जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। कह रहा है ऐसा कब होगा जब चाल और वेग बराबर हो जाए, औसत चाल और औसत वेग बराबर हो जाए, और इसका आंसर आपको पता है। दिमाग लगाएंगे सारे स्टूडेंट्स, देखें यहां पर ध्यान से। मान लीजिए कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, सरल रेखा में चल रही है, एकदम दिमाग ही नहीं लगाना, दिमाग ही नहीं लगाना, एकदम सरल, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है वस्तु सीधे सीधे एक ही डायरेक्शन में। मतलब ऐसा करने पर क्या हो जाएगा अपने आप ही कि इस केस में दूरी बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता भी यही है, इससे छोटा रास्ता पॉसिबल ही नहीं है। दूरी में वैसे तो क्या होता है कि यूं घूम करके चले गए, और विस्थापन में सीधे चले गए, यहां पे तो गए ही सीधे, तो दूरी और विस्थापन एक ही चीज हो गई यहां पर। तो उस केस में आप देखोगे चाल जो है वो बराबर है दूरी बटा समय, और जो हमारे पास में वेग है वो अगेन बराबर है किसके, विस्थापन बटा समय के। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आप समझो, दूरी और विस्थापन ही अगर बराबर हो गया तो बात ही खत्म हो गई ना। आप मान लो एक बार के लिए कि ये दोनों चीजें x मान ली हमने, कि यहां से यहां तक की जो दूरी और जो विस्थापन है वो दोनों ही x है, 10 हो गया ना। मान लो x तो हम यूं ही कह देते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट्स है ना, हम जो चीज समझ नहीं आती ना उसको x बोल देते हैं। खैर ये तो समझ में आ रहा है हम लोगों को, इसको मैं मिटा के सही से लिख देता हूं एक बार। मान लो कि जो डिस्टेंस है ये x मीटर है, 20 मीटर 50 मीटर कोई भी एक वैल्यू है, तो अब क्या होगा, दूरी का, इसका चाल का सूत्र भी क्या हो जाए, x अपॉन टी हो गया, और यहां पर वेग का सूत्र भी क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। तो दोनों सेम हो गए ना भाई, यहां पर हमारे पास में दोनों फॉर्मूला सेम हो गए, चाल का फॉर्मूला भी सेम हो गया, वेग का फॉर्मूला भी सेम हो गया, मतलब चाल और वेग दोनों ही सेम हो गए। कब, ये कब पॉसिबल है, जब वस्तु सीधी सीधी रेखा पर चल रही हो, मतलब दूरी और जो हमारे पास विस्थापन है दोनों वैल्यूज बराबर हो, तो वेग और साथ ही साथ में चाल भी बराबर हो जाएंगे। अगर दूरी और विस्थापन बराबर हैं तो चाल और वेग भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखा देखो हमने, औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर तब होगा जब वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो। ये कब होगा औसत वेग और औसत चाल बराबर, जब एक वस्तु सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या दिखाता है। ओडोमीटर इंग्लिश वर्ड है दरअसल, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ओडोमीटर। क्या चीज होती है? तो स्टूडेंट्स ये जो ओडोमीटर है हमारे पास में, ये ओडोमीटर हमको डिस्टेंस बताता है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने गाड़ियों में एक ऐसा मीटर जरूर देखा होगा जिसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा ही रहता है, ये ऐसे छोटा सा ऐसे दिखाई देता है, और इसमें ना यहाँ पे नंबर्स चल रहे होते हैं। बाइक्स में तो जरूर देखा होगा आप लोगों ने, इसमें घूम रहे होते हैं नंबर्स, और ये पूरा ऐसे पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारी जो गाड़ी है वो कितने हजार किलोमीटर चल चुकी है, या कितने किलोमीटर आज तक चल चुकी है। तो इस मीटर को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर, और ये क्या माप करके देता है हम लोगों को, डिस्टेंस, या बोले तो दूरी माप करके देता है कि कितना उसको गाड़ी को आपने चला लिया। आप सोचो, क्या हमको ओडोमीटर विस्थापन माप के देता है क्या? जैसे मान लो मैंने बाइक उठाई मेरी और मैंने उसको चलाना शुरू किया, मैं अपने घर चला गया, यहां से मान लो 2 किलोमीटर दूर चला गया मैं वहां से, और फिर वापस मैं यहां पर आया, तो क्या ऐसा है कि यूं जाते वक्त तो 2 किलोमीटर प्लस में है,
और फिर आते वक्त 2 किलोमीटर माइनस में है तो मैं 0 चला, ओडोमीटर में कोई रीडिंग नहीं दिख रही, जितना मैं गया उतना मैं वापस आ गया, ऐसा तो नहीं है। वो तो दिखाएगा कि 2 किलोमीटर आप ऐसे गए और फिर 2 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल 4 किलोमीटर चल लिए आप। तो इस मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं, और इसमें नंबर्स चल रहे होते हैं, राइट। और इसके अलावा हमारे पास में एक और मीटर होता है जो स्पीडोमीटर होता है, जो हमको स्पीड बताता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं या कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। वो और इंटरेस्टिंग है, वो मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर प्रति सेकंड में अपने को दोनों में पता चलता है। वो जो सुई चल रही होती है ना, 60 पे सुई है, तो इसका मतलब होता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेंगे अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो। ये होती है हमारे पास में स्पीड। और ओडोमीटर वो जो बीच में से ऐसे घूमता रहता है ना, वो बताता है हमको कितनी आपकी किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। जैसे जो मेरी बाइक है वो पिछले 2017 से लेकर के अब तक लगभग 24,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो वो ओडोमीटर में दिखता है 24,00818 ऐसे कुछ चल रहा होता है। समझ में आई सबको ये वाली बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल में है, आप इसमें लिख देंगे कि हम दूरी माप करके देता है ओडोमीटर, सारी गाड़ियों में होता है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, इसका मतलब है एक समान समयांतराल में एक समान दूरी वो तय कर रही है वस्तु। कोई वस्तु है एक समान समय में एक समान दूरी को तय कर रही है, तो इसको अगर हम मान लो ऐसे समझे, ग्राफ से समझेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको समझने में। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास में समय है एक्स अक्ष पर और यहां पर हमारे पास में दूरी है, तो वो वस्तु एक समान समय में समान दूरी तय कर ली। जैसे मान लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20। तो पहले तो 0 पर 0 पर थी वस्तु, कहीं थी नहीं, और फिर हमने कहा कि 5 मिनट में उस वस्तु ने कितनी दूरी तय कर ली, लेट्स से उसने 100 मीटर की दूरी तय कर ली। 100 मीटर, ये पूरा अपन ने दूरी मान लो मीटर में ले लिया है, और ये जो है समय हमारे पास में हमने मिनट में ले लिया, ऐसा मान लो। फिर बोला कि अगले 5 मिनट में उसने 100 और ट्रेवल कर लिया, मतलब 200 चली गई, फिर उसने कितना कर लिया, 300 कर लिया, ऐसे ही उसने मान लो 400 कर लिया। तो ये पॉइंट्स कहां मिलेंगे, 5 मिनट में 100 मीटर दूर चली गई यहाँ, 10 मिनट में 200 मीटर दूर यहाँ, 15 मिनट में 300 मीटर दूर यहाँ, 20 मिनट में 400 मीटर दूर यहाँ। और इन सब पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपको कैसी रेखा मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी ना। तो अगर वस्तु हमारे पास में एक समान गति कर रही है, मतलब अगर एक समान समय अंतराल में समान समान दूरियां तय कर रही है ना, तो उसकी अगर हम गति का ग्राफ बनाएंगे या एक रेखा खींच करके देखेंगे तो वो एक सीधी रेखा हमको दिखाई देगी। देखो सीधी लाइन हमको दिखाई दे रही है। ये मेरे से बनाने में थोड़ी टेढ़ी बन गई होगी, लेकिन असल में कैसी बनेगी हमारे पास में, सीधी बनेगी। तो इसको आप लिख सकते हो सीधी रेखा, आंसर में आप लिख सकते हैं सीधी रेखा। और ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये एक एग्जाम्पल है, इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं। इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है, तो सीधी रेखा के जैसा दिखाई पड़ता है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे, एक और अच्छा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये भी कर चुके हो आप 10th लेवल तक, 10 तक कह रहा हूं, सॉरी, ये भी काटना भाई। हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी आप कर चुके हो 7th 8th क्लास में। क्या है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। जैसे मान लो कि हमारी धरती माता है जिस पर हम रह रहे हैं, और ये कोई अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यान है, कुछ सैटेलाइट है। ऐसे होता है ना, सैटेलाइट यूं चल रहे हैं मान लो, फिर इसके पंख भी निकले हुए होते हैं ऐसे सोलर पैनल वाले, और वो उस तरफ भी होते हैं इस तरह से, क्योंकि उनको तो ऊर्जा इसी से मिलती है। अब मान लो यहां से कोई सिग्नल धरती पर आया और हमें कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। ये धरती पर कितनी देर में पहुंचा, तो समय इसको लगा 5 मिनट। क्लियर है? पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, तो हमसे पूछा है कि ये जो स्टेशन है इसकी उस अंतरिक्ष यान के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, ये हमको बताइए। दूरी या डिस्टेंस कितना है ये कैलकुलेट करके बताइए। जबकि इसने हमको एक चीज दे दी कि जो सिग्नल की चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर है, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या है हमारे पास में, यहाँ पर वेलोसिटी दे दी कि जो चीज चल करके आ रही है ना, सिग्नल जो चल के आ रहा है, इसकी जो चाल है हमारे पास में वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और असल में ये प्रकाश का वेग होता है। जो लाइट है ना जिसको हम देख रहे हैं, ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट की स्पीड है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका मतलब भी बताता हूं। देखो इसका मतलब है 3 × 10 के आगे 8 जीरो लगा दो, इंटू 10 के आगे टोटल कितने जीरोस हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे खोल के लिख लो भले आप। तो v = 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि v = 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 1 किलो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 3 जीरोस कम करके मैंने इसको किलोमीटर में लिख दिया। ये मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि मीटर पर सेकंड कब लिखेंगे, किलोमीटर पर सेकंड लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब इसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश का वेग है, जो हमारे सामने प्रकाश चल के जा रहा है ना, तो इसकी स्पीड पता है कितनी है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। क्या बातें कर रहे हो सर? हाँ सच्ची बोलूं, तभी तो दिख नहीं रहा प्रकाश, इतनी जल्दी जला जाता है ना कि दिखता ही नहीं हमको। ट्यूबलाइट ऑन करती है तो पूरी रूम में रोशनी हो जाती है। ऐसा थोड़ी होती कि ऑन कर दी है, प्रकाश धीरे धीरे आ रहा है, रुको रुको रुको, इस दीवार पे भी रोशनी हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। तुरंत लाइट होती है, तुरंत। खैर ये तो सारा मैंने आपको समझाया कि प्रकाश इतना तेज चलता है, इवन ये जो सिग्नल आ रहा है ना उस अंतरिक्ष यान से, ये भी इसी स्पीड से चल रहा है। तो हमने यहां पर कहा कि चूंकि, ये इस निशान को क्या पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, ध्यान है आपको, चूंकि। तो चूंकि लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि समझ लो, चूंकि समझ लो। तो ये किसके इक्वल है, चूंकि वेग बराबर हमारे पास में, या चाल बराबर हमारे पास में क्या है, दूरी बटा समय। और हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, देखो हमसे पूछी गई है दूरी, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे दूरी s बराबर होता है v × t। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो दूरी s बराबर है हमारे पास में v, वेलोसिटी कितनी है, तो इसको ही रखना है हमको तो मीटर, ये मीटर प्रति सेकंड वाली वैल्यू रखनी होती है। तो ये v वेग का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इंटू समय कितना है हमारे पास में 5 मिनट। अब देखना यहाँ झोल हो गया, यहाँ हमारे पास में झोल हो जाएगा, इसको आपने लिखा 5 मिनट। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर समय सेकंड में चल रहा है, यहाँ पर आप मिनट में चला रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो इसलिए हमें जो भी हम गणित में सवाल करते हैं, फिजिक्स में जो भी सवाल करेंगे ना, तो उनमें सूत्र में जो हम अलग अलग भौतिक राशियों को रखेंगे उनको समान मात्रक में रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो जैसे यहाँ मिनट है तो या तो फिर यहाँ मिनट करो, और या फिर चॉइस आपके पास में ये है कि इसको सेकंड कर लो, इसको सेकंड कर लो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मिनट को सेकंड बदल लेंगे। तो हम लोगों को पता है कि 1 मिनट जो है वो बराबर होता है 60 सेकंड के, सही बात है। तो यहां पर भी ऐसा ही करेंगे। तो 5 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा, तो समझना, तो 5 मिनट क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को 5 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 5 × 1, 5 × 1 किया तो 5 आ गया, और इंटू इसको भी 5 से गुणा करोगे तो 5 6 30 और 0 का 0 सेकंड, मतलब 300 सेकंड होते हैं 5 मिनट में। तो हमने कहा इसलिए जो दूरी s है वो बराबर होगी किसके, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, s की पावर -1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये पावर 1 हो गई मान लो ऐसा। और इनटू है हमारे पास में यहाँ पर क्या, 5 की जगह हम लोग लिखेंगे 300 सेकंड। क्या लिखेंगे, 300 सेकंड। अब देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, सेकंड की पावर 1, सेकंड की पावर 1 ऊपर नीचे तो कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास में, तो 3 × 300 करोगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। 3 × 300 कितना आएगा, 900 कर सकते हो, इंटू 10⁸ मीटर। और इसको आप देखेंगे 900 है ना, तो एक काम करो ना, इन जीरो को अगर मैं ऐसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, 9 × 100, 900 को कैसे लिख दिया, 9 × 100 इंटू 10⁸, ऐसा लिख सकते हैं। या हम एक काम और कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखना, 9 × 10⁻2 इंटू 10⁸, ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो दिमाग लगाओ, 100 को 10⁻2 तो लिख ही सकते हैं, 10⁻2 और 10⁸ कितना हो जाएगा, 10⁸, और ये भाई आधार समान होगा तो घात जुड़ जाती है, पता है आपको भाई, बेस अगर सेम है, मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा आपने कि 10 सेम है अगर तो पावर ऐड हो जाती है, गुणा करते हैं तो अगर अपन 2 और 8 कितना हो जाएगा, हमारे पास में 10 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻10 मीटर हमारे पास में दूरी है। क्या ये सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? ये हमारा उत्तर है इस क्वेश्चन का, कि इतना मीटर पर वो अंतरिक्ष यान जो है वो धरती से दूर है। अब आप सोचो कितनी गजब की बात है, मैंने बोला था ना दिमाग फट जाएगा आपका।
क्योंकि आप समझने लग जाओगे ना इन बातों को कि क्या लेवल की बात चल रही है। ये है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ये उदाहरण, ये थोड़ा अच्छा उदाहरण है, तो बस एक इसको आज करेंगे और इसमें भी मैं एक छोटा सा होमवर्क दूंगा आपको, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो बोले अरे निखिल सर की कार रखी ना, वो ले आओ, उस पर चलेंगे घूमने। तो कार में जब बैठे ना, तो उस पर 2000 किलोमीटर तो पहले से लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि कार अब तक 2000 किलोमीटर तो चल चुकी है। आई बात समझ में? अब बोला कि यात्रा समाप्ति पर जब रात को घर लौटे आए हम लोग घूम फिर करके, तो वो कितना दिखा रहा है? 2400 किलोमीटर। अब आप मेरे को बताओ असल में हम कितना घूम के आए? 2000 तो पहले से ही लिखा हुआ था, हम वापस आके देख रहे हैं रात को तो 2400 किलोमीटर बता रहा है। इसका मतलब हमने उस दिन में 400 किलोमीटर गाड़ी को चलाया है। दूरी कितनी तय हुई है? 400 किलोमीटर। प्रदर्शित करता है यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति आवर में और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखो बड़ा सिंपल है उत्तर इसका। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि भैया हमारे पास में हमसे क्या पूछा है? औसत चाल पूछी है, ठीक है। तो औसत चाल का क्या सूत्र है? कुल दूरी कुल समय। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे? कुल दूरी हमारे पास में देखो कितनी है, कुल दूरी 2400 में से 2000 गया तो 400 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय कुल समय कितना लग रहा है उसको? 8 घंटे लगे, 8 आवर्स। तो भाग भी जा ही रहा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 8 का भाग 400 में दोगे तो 8 पंजे 40 और 0 का 0 और 0 का 0 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गई? उसकी चाल हो गई उस कार की जिसमें हम घूमने गए हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं हो गया, एक तो उत्तर आ गया। इसने 2 सवाल हमसे पूछे हैं इसमें। एक में तो बोला कि आप इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी बताओ और इसको मीटर प्रति सेकंड में भी बताओ, दोनों में बताना है। तो अब कायदे से हमको इस चीज को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ये वैसे तो मैं आपको होमवर्क दे रहा था, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूं आपको। देखो बड़ा सिंपल है। तो 50 किलोमीटर प्रति आवर को हमें किसको बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो अब एक एक बात मेरी ध्यान से समझना। ये 50 तो एज इट इज है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इनटू 1 किलोमीटर, कोई दिक्कत? और अपॉन इसको तो मैं 1 आवर बोल ही सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत? भाई किलोमीटर की जगह मैंने इनटू करके 1 किलोमीटर लिख दिया, भाई इसको साथ में करके ये भी लिखोगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब आप मेरे को दिल पे हाथ रख करके बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने हमारे पास मीटर होता है? आप ये चीज याद रखना कि जो किलो शब्द है ना, किलो, जिसको इंग्लिश में हम लोग के से लिखते हैं, छोटे के से, ये 1000 के बराबर होता है, 10 की पावर 3 के बराबर होता है, बस और कुछ नहीं। आप बोले किलो मीटर, किलो का मतलब क्या है? हमेशा 1000 है और कोई मतलब ही नहीं। तो अगर इसमें मेरे को बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, तो किलो का मतलब असल 1000 ही तो है, इसका मतलब ही है कि 1000 मीटर। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग? 50 तो है ही, इंटू 1 किलोमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 मीटर। भाई 1 तो वैसे भी कुछ नहीं है, किलो का मतलब है 1000, तो 1000 मीटर। फिर हमने नीचे देखा कि हमें इसको किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो ये वाला हमको ऐसे समझ में आएगा कि 1 घंटे में हमारे पास में 60 तो सबसे पहली बात है कि मिनट होते हैं, और हमको ये पता है कि 1 मिनट में हमारे पास में कितने होते हैं? सेकंड। तो 60 सेकंड होते हैं। आई बात समझ में? अब देखना इसको मैं कैसे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम यूनिक तरीका है, आपने आज से पहले ऐसे नहीं देखा होगा इस चीज को इस नजर से। ये वाली समीकरणों को मैं वापस लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं 1 आवर बराबर है 60 इंटू 1 मिनट। क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्या कोई दिक्कत है? ये सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए। शुरू शुरू में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग के अंदर चलना चाहिए, मतलब बाद में ये अंदर ही चलेगा आपके। अब ध्यान से देखो, 1 मिनट बराबर क्या है? 60 सेकंड। तो इस 1 मिनट की जगह मैं 60 सेकंड रख दूं, ये 60 सेकंड रख दूं इसकी जगह, तो क्या आएगा? 1 आवर बराबर 60 इंटू
60 सेकंड। तो कितना आ गया, 60 इंटू 60 करोगे तो 6 इंटू 6 करोगे तो 36 आएगा, 2 बार 0 है तो 3600 आएगा हमारे पास में। 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां पर एक घंटे की जगह क्या लिखेंगे हम, 3600 सेकंड। आई बात समझ में? कल एक चीज और भी सिखाऊंगा हालांकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बट अभी भी जो है वो सीख लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इनको आपस में डिवाइड देते हैं अपन। तो हमने कहा 5 का अगर डिवाइड देंगे या 2 का डिवाइड देंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा हमारे पास में, तो 2 18 जा 36 हो जाएगा हमारे पास में। तो आंसर क्या आएगा देखो, 50 इंटू 5 अपॉन 18, और ये आएगा आपके पास में मीटर प्रति सेकंड में आंसर। तो बस इसको कैलकुलेट करके बताना है हम लोगों को। तो 50 को 5 से गुणा करोगे तो 250 आएगा आपके पास में, डिवाइडेड बाय 18 करोगे आप, तो ये तो कर सकते हो। 18 का भाग देना है 250 में। 18 का भाग पहले तो 2 से भी दे ही सकते हो, चलो तो 2 नम 18 कर दो, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 इधर तो 2 पन्ने 10, 125/9। तो असल में हमें 9 का भाग देना है किसमें, 125 में। तो 9 का डिवाइड दे रहे हैं 125 में, 9 × 9, कितना बचा हमारे पास में, 3 बच गया। और फिर ये 5 एज इट इज आ गया, तो 9 चौक 36 होता है हमारे पास में। 4 बार जाएगा नहीं, 13 बार ही जाएगा, तो 9 × 27 होगा हमारे पास में। बचेगा क्या, 5 और 3 8 बच रहा है हमारे पास में यहाँ पे 8। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 लगेगा, तो ये 9 8 जा 72 होता है। तो ये 72 आ गया हमारे पास में। बचा अगेन 8 हमारे पास में, तो 8 के आगे फिर 0 ही लगेगा, और फिर वापस से 8 आएगा, 8 8 8 8 8 चलता रहेगा। तो हमारे पास में आंसर क्या है स्टूडेंट्स, लगभग, तो लगभग आंसर है हमारे पास में 13.88 मीटर प्रति सेकंड। 13.88 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास में एक और आंसर, मीटर प्रति सेकंड में। और ये वाला था किलोमीटर प्रति आवर में, और उसी चीज को हमने कन्वर्ट किया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। हो सकता है कि ये जो चीज मैंने बताई ना, ये एकदम नहीं है आप लोगों के लिए, और अभी एकदम से समझ में भी ना आए, लेकिन जब जब जैसे जैसे अपन और क्वेश्चंस करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, बिल्कुल भी चिंता लेने वाली बात है नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमें एक आध क्वेश्चन और भी करने हैं, एग्जाम्पल्स, और फिर हम लोगों को त्वरण के बारे में पढ़ना है, और फिर हमको इसी गति का ग्राफीय प्रदर्शन भी पढ़ना है। ग्राफ के माध्यम से गति को हम कैसे समझाएंगे वो भी हम लोग समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही रख रहे हैं, बाकी तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए खूब सारी। मिलते हैं आपसे अपन नेक्स्ट क्लास में। See you.